आपके द्वारा बार बार पूछा गया सवाल कि सर 0.5 मार्क्स से रह गया कि हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। ये जो नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला है आपको ड्यूरिंग द एग्जाम फॉलो करना है। और कैसे करना है यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, देखो एक एग्जांपल लिया मैंने। इस तरह से आपको कंप्लीटली जो आपका सर्कल है वो फिल करना है। कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपके द्वारा बार बार पूछा गया सवाल कि सर 0.5 मार्क्स से रह गया, कि सर 1 मार्क्स से रह गया, कि सर 2 मार्क्स से रह गया, सर ये क्वेश्चन तो मुझे आता था फिर भी गलत हो गया। इन सभी सवालों का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको जो आपका एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग को बरोबर पकड़ कर रखना है। कि हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग, इस टॉपिक पर आज अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आपके ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, नोरसेट, एसजीपीजे, पीजीआई, जिपमर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। जी हाँ दोस्तों, मैं एमडी सैनी, टॉपर एंड मल्टीपल एग्जाम सिलेक्टर इन वेरियस नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स, आज आपके साथ मेरा अनुभव शेयर करने वाला हूँ। मेरा 10 से 12 नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में एम्स हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे जिपमर हो, चाहे अदर एग्जाम हो, इग्नू वगैरह हो या एएसआईसी हो, टॉप रैंक के साथ में मैंने सिलेक्शन लिया है। तो मैं आज मेरा अनुभव कि मैं कैसे एग्जाम में कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल रख के चलता था, जिससे मेरा हमेशा टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन होता था। जिपमर ऑल इंडिया 5th रैंक और पीजीआई ऑल इंडिया 3rd रैंक, ईएसआईसी ऑल इंडिया 1st रैंक इन ओबीसी 2019 एंड इग्नू ऑल इंडिया 2nd रैंक। इसके साथ साथ 13-14 एग्जाम्स में लगातार सिलेक्शन हुए थे 2018-19 के समय में, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो इस वीडियो में आज अपना मेन टॉपिक यही रहेगा कि हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग इन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करता हूं। 5 टिप्स के बारे में चर्चा है, उनका 5 ऐसे टिप्स रहेंगे, 5 ऐसे टिप्स आपको फॉलो करने हैं आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का। और डेफिनेटली अगर आप इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं, ये कंप्लीटली साइंटिफिक मेथड है नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने के। इनके थ्रू अगर आप जाते हो, इनके थ्रू अगर आप पेपर सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कहीं गुना एग्जाम में बढ़ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिफोर द एग्जाम, ये आपका नेगेटिव मार्किंग जो कंट्रोल करने का जो मेथड है, ये सबसे बिफोर द एग्जाम है टिप्स कि बिफोर द एग्जाम आपको क्या प्रिपरेशन करनी है जिससे कि आप ड्यूरिंग द एग्जाम नेगेटिव मार्किंग कम कर सको। तो ये सबसे जरूरी चीज होती है जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके सामने दिखाई दे रही होगी, वो है कि प्रैक्टिस। बिफोर द एग्जाम आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक कहावत है कि प्रैक्टिस 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 मेक्स ए विनर। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने एमसीक्यूज आप सोल्व करोगे, उतनी आप में परफेक्शन आएगा, उतनी आप में जो स्मार्टनेस आएगी क्वेश्चन सोल्व करने की, और उतनी आपकी जो नेगेटिविटी होने की जो क्वेश्चन के चांसेस होते हैं वो कम होंगे। अब सर आपका सवाल ये भी रहेगा कि सर ईएसआईसी तो ऑफलाइन एग्जाम है, आप बात कर रहे हो प्रैक्टिस की, तो सर ऑनलाइन प्रैक्टिस या ऑनलाइन जैसे टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा या फिर ऑफलाइन कोई ओमार सीट पर? वो भी बता देता हूं मैं। आपका एग्जाम की स्कीम के अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम स्कीम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब देखिए, मैं यहां बात कर रहा हूं प्रैक्टिस एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न एंड एनालिसिस योर स्कोर। ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है आपके एग्जाम की स्कीम के अकॉर्डिंग देखते हुए। नोरसेट का ऑनलाइन होता है, एसजीपीजे ऑनलाइन होता है, आरआरबी डीएसएस भी आपका ऑनलाइन होता है। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोले टेस्ट सीरीज किसी भी नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करो, मैं ये नहीं करा आप मिशनरी नर्सिंग क्लासेज की ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कहीं से भी ज्वाइन करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली 1-2 टेस्ट दो उस, और एनालाइज करो आपका स्कोर कि कहां आपकी मिस्टेक हो रही, किस सब्जेक्ट से आप रॉन्ग कर रहे हो ना। एनालाइज करना जरूरी है, प्रैक्टिस के साथ में आत्ममंथन होना जरूरी है, एनालाइज होना जरूरी है। मैंने यहां लिखा है कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न एंड एनालाइज योर स्कोर स्कोर। तो आपके स्कोर को आपको एनालाइज भी करना है कि आपका कौन सा एग्जाम सब्जेक्ट्स वीक है, कौन से टॉपिक से आपका नेगेटिव जा रहे हैं। अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो आप ऑनलाइन टेस्ट ही ज्वाइन करिए किसी भी इंस्टीट्यूट की, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी ज्वाइन करो। और अगर आपका पेपर ऑफलाइन है, जैसे कि आपका ईएसआईसी का जो 2024 का एग्जाम होने वाला है, यूपीएससी ईएसआईसी वाला, वो पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है भैया, तो प्रैक्टिस भी आपको ऑफलाइन ही करनी पड़ेगी। अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, स्पेशली ईएसआईसी जैसे एग्जाम में जो ऑफलाइन होने वाला है, जहां आपको गोले सर्कल मार्क करने हैं,
अगर आप प्रैक्टिस नहीं किया तो डेफिनेटली उस सर्कल मार्क करने में ही आप गड़बड़ करके आ जाओगे। जो क्वेश्चन आपको आता था, जो आपको 1 या 2 नंबर दिला सकता था, उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस की कमी से आप उसको गलत करके आ जाओगे, और सिलेक्शन वाली लिस्ट की जो पीडीएफ आएगी उसमें से आपका नाम भी लेफ्ट हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं भी ऑफलाइन पेपर है, ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस कर लेना। ये मॉडल पेपर है ऑन ओएमआर शीट। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशन आई ने ये मॉडल पेपर की बुकलेट लॉन्च की थी, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व जो रखे इसमें विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन, और एक ओएमआर शीट भी आपको इसके साथ में भेज रहे हैं ताकि स्टूडेंट उसका जीरोक्स करवा ले, जीरोक्स करवा के उस पर जो पूरे मॉडल पेपर प्रैक्टिस करे। ये फिर भी समस्या आ रही थी स्टूडेंट्स के सामने कि उनको जीरोक्स की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जो दूर दराज के स्टूडेंट्स थे। तो हमने क्या किया, ये 50 ओएमआर शीट का जो प्रिंट करवाया और 50 शीट का एक बंडल बनाया। ये बंडल 50 ओएमआर शीट है इसमें। तो आप 50 ओएमआर शीट पर अगर मॉडल पेपर या कोई ओल्ड पेपर या कोई भी टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो भैया आपकी नेगेटिव मार्किंग कहीं गुना कम हो जाएगी, कहीं गुना कम हो जाएगी। कि सर क्या करना है, कैसे ऑर्डर करूं इसको? भैया मिशन आई पब्लिकेशन की वेबसाइट विजिट करो, वहां पर आप ये बुकलेट ऑर्डर करो, इसके साथ में वहां ओएमआर शीट भी सर्च करके जो 50 शीट वाला बंडल है ये अलग से साथ में ये भी ऑर्डर करो। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, ये है ना, ये भी मिल जाएगी। तो ये आज ही ऑर्डर कर लो, भी 20 दिन आपके पास में। इससे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपके ऑफलाइन एग्जाम है ईएसआईसी का, तो डेफिनेटली आपकी काफी हद तक नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ में ओएमआर शीट में हमने क्या कर रखा, एक तरफ ओएमआर शीट है, पीछे असेसमेंट शीट है। असेसमेंट शीट ऐसे है कि आपके सपोज करो इस मॉडल पेपर बुकलेट में 100 क्वेश्चन है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपके करेक्ट हुए, कितने आपके नेगेटिव हुए, और क्या आपका स्कोर आ रहा है। इस असेसमेंट शीट है जो आपको 20 मॉडल पेपर सोल्व करके इसमें फिलअप करोगे, फिर एनालाइज करो कि मैंने 20 मॉडल पेपर में मेरा कहां पर स्तर है, क्या मेरा स्कोर आ रहा है ना। तो ये कुछ तरीका है सबसे पहले आपका प्रैक्टिस करने का, और चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, है ना। अब मैं जिस बुकलेट के बारे में बात कर रहा था ये आपके सामने दिखाई दे रही है, ये बुकलेट है, और ये इसके साथ में आपको ओएमआर शीट का बंडल है जो ऑर्डर करके मंगवाना है। ठीक है, अब मैं अगले पॉइंट पर चलूंगा, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग के। ये ऑनलाइन टेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहिए ईएसआईसी हो या नोरसेट जैसे एग्जाम के लिए, तो आप ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं सेकंड पॉइंट की, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग के सेकंड पॉइंट की बात करने जा रहा हूं मैं। सेकंड पॉइंट में आपके यहां पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द एग्जाम। ये जो नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला है आपको ड्यूरिंग द एग्जाम फॉलो करना है। ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आप एग्जाम सीट पर बैठ जाओ तब आपको फॉलो करना है। तो तब क्या फॉलो करना है, सबसे पहले देखो आप पढ़ो पॉइंट को, रीड द क्वेश्चन बी केयरफुली। देखिए क्वेश्चन लेंथी आते हैं आजकल एग्जाम में, 2-2 3-3 लाइन का क्वेश्चन आता है, या छोटा क्वेश्चन है या बड़ा क्वेश्चन है, आपको केयरफुली रहकर ही क्वेश्चन सोल्व करना है। ऐसा लगे सर एक लाइन का क्वेश्चन आ गया, मेरे फटाफट पढ़ा, फटाफट जो मेरे माइंड में आया कि इसका आंसर ये है, वो आंसर मैंने ऑप्शन में ढूंढा और उस ऑप्शन को टिक कर दिया, 3 ऑप्शन को देखा ही नहीं। भैया इतनी जल्दबाजी में गलत करके आ जाओगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली मतलब एक्सपीरियंस है हमारे फ्रेंड सर्किल का 18-19 के टाइम पर जब हम एग्जाम देते थे। सपोज ये गलतियां टॉपर लोग भी करते हैं, लेकिन वो ये गलतियां कम करते हैं या वो सीखते हैं एक एग्जाम से और अगले एग्जाम में उस गलती को नहीं दोहराते। जो ये गलती, स्मॉल क्वेश्चन आया, 1 लाइनर क्वेश्चन आया, इजी लगा और माइंड में थिंक किया कि इसका राइट आंसर, क्वेश्चन पढ़ते हुए आपने थिंक कर लिया कि इसका राइट आंसर ये है और उसी ऑप्शन पर जाकर टिक कर दिया, लेकिन क्वेश्चन की लाइन में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टर छुपा होता है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। रीड द क्वेश्चन बी केयरफुली एंड कंप्लीटली, और क्वेश्चन को आपको कंप्लीटली पढ़ना है, केयरफुली तो पढ़ना ही है, साथ में लास्ट पॉइंट तक जाना है। क्वेश्चन के आपको बताओ जो डिस्ट्रैक्टर होता है ना, एक्सेप्ट, EXCEPT, ये जो डिस्ट्रैक्टर होता है क्वेश्चन की लाइन के लास्ट में होता है, ये लास्ट वर्ड होता है मोस्ट ऑफ, आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन बी केयरफुली आपको रीड करना है लास्ट तक और आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्टर्स वर्ड्स, एंड आपको वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है जो डिस्ट्रैक्टर है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो जिससे कि क्वेश्चन का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इन द क्वेश्चन आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्टर वर्ड्स इन द क्वेश्चन एंड डिकोड द क्वेश्चन इन योर लैंग्वेज। समझ में आ रहा है भैया? क्वेश्चन को केयरफुली लास्ट तक पढ़ना है, ऐसे वर्ड्स डिस्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, देन क्वेश्चन को आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो लेकिन आप अपनी उसकी लैंग्वेज में, ये काम विद इन सेकेंड्स में होते हैं, विद इन सेकेंड्स, मिनट्स के काम नहीं है। मिनट तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी आपको पूरा नहीं मिलता कई एग्जाम्स में,
ठीक है। अब आप बोलते हो सर कि ये डिस्ट्रैक्टर वर्ड क्या होता है, ये बताइए सर। तो डिस्ट्रैक्टर वर्ड वो वर्ड होते हैं जो आपको आपके क्वेश्चन का जो मीनिंग्स है, आप जो थिंक कर रहे हो उसको चेंज कर दे पूरी तरह से। मैंने एग्जांपल भी लिया है यहां पर, देखिए डिस्ट्रैक्टर कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिया है। एक्सेप्ट, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया। देख दोनों वर्ड सिमिलर लग रहे हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में बहुत डिफरेंट है, ये आपको देखना है। एटलीस्ट, मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन, लेस कॉमन, मोस्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन, लिस्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन, मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम्स, नीड फॉर एडिशनल टीचिंग, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्टर वर्ड्स है जो आपको आइडेंटिफाई करना है नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए। मैंने आपके लिए एग्जांपल के तौर पर 2 क्वेश्चन रखा है, यहां पर इनको अच्छे से पढ़िए और आप उन्हें आंसर देने की माइंड थिंक करिए क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन केस क्यों सर ने यही क्वेश्चन है जो एग्जांपल के तौर पर रखा। देखिए, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। यहां क्या आ गया, नोट। ये वर्ड अगर आपने पढ़ा यहां पर से आपका ध्यान हट गया। विच ऑफ द बिलो इज ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। आपने देखा सर अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। क्या पढ़ा आपने, नोट नहीं पढ़ा आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन मेंटल प्रिवेंशन, कि सर अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन तो सेकेंडरी में आता है, इसलिए मैंने तो फटाक से गोले में भर दिया ये डी ऑप्शन राइट। ये डी पर मैंने भर दिया गोले में डी। भैया ऐसे नहीं होगा, नेगेटिव होगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, डिस्ट्रैक्टर वर्ड निकालो। नोट इज नोट ए, नोट कौन सा नहीं है सेकेंडरी प्रिवेंशन वो ढूंढना है इस क्वेश्चन में। तो देख, क्राइसिस स्टेबलाइजेशन, रिहेबिलिटेशन आपने पढ़ा होगा। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन इज ए टर्सरी प्रिवेंशन है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन इज ए टर्सरी प्रिवेंशन। तो आपको ऐसे डिस्ट्रैक्टर वर्ड्स आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैंने लिया है, उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। समझ में आ गया भैया इस एक्सेप्ट का जादू कहां पर आया है। एक्सेप्ट क्वेश्चन की लाइन के लास्ट में आता है, ये क्वेश्चन की लाइन के लास्ट में आता है एक्सेप्ट। अब आपको वो वर्ड इसमें से छांटना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है। एक्सेप्ट पूछ लिया। देखिए, ओबेसिटी मॉडिफाई कर सकते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, स्ट्रेस को कर सकते हो, एज को क्या आप मॉडिफाई कर सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग। तो आप एज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या पूछ रहा, कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको है जो डिस्ट्रैक्टर वर्ड को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा विद इन सेकेंड्स में, तभी है जो आप नेगेटिव मार्किंग पर काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट की, थर्ड टिप्स की बात करता हूं, हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग की, जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आप भी रीड आउट कर सकते हैं इसको। देखिए, इन फर्स्ट प्रायोरिटी, इन फर्स्ट राउंड चूज ओनली दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर 100% श्योर। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब जिससे क्वेश्चन में आप, पहली बात तो आपको अपना पेपर को मिनिमम कम से कम 2 राउंड में डिवाइड कर दीजिए। 2 राउंड्स में आपको पेपर सोल्व करना है। फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन सोल्व करो जो आप 100% श्योर हो। 100% मतलब जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं हो कि वो गलत हो सकता है, कि मेरी इतनी दमदार प्रैक्टिस है इस क्वेश्चन की कि ये गलत ही नहीं हो सकता, तो वही क्वेश्चन आप सोल्व करो फर्स्ट राउंड में। 100% जिसमें आप श्योर हो वही क्वेश्चन आप है जो सोल्व करो, और यही जो फर्स्ट राउंड है यही आपको सिलेक्शन दिलाता है। मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चंस आप कर पाते हो वही आपको सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में नेगेटिव होने के चांसेस कम रहते हैं। सपोज करो 100 एमसीक्यूज का पेपर है, 100 एमसीक्यूज का पेपर है और आपने फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन पहुंच गए, आप 60 एमसीक्यूज तक पहुंच गए। 60 एमसीक्यूज में आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, क्योंकि इन 60 क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो कि ये मेरे क्वेश्चन है जो राइट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो 100% श्योर हो। एक बात और ध्यान रहे, जब आप फर्स्ट राउंड एक क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक पढ़ते आ रहे हो ना, उन क्वेश्चंस को तो आप टिक मार्क करते आ रहे हो, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, कि जो श्योर 100%। लेकिन जहां आपको डाउट हो कि 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में, तो ज्यादा हो जाता है कि जहां आपको डाउट हो कि इस क्वेश्चन में मैं 2 ऑप्शन, तो एक सपोज करो ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है।
जब आप फर्स्ट राउंड कर रहे हो, आपने ये कंफर्म कर लिया कि डी और बी तो नहीं है, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, यानी यहां पर आपके पास दो विकल्प ओनली, सिर्फ दो विकल्प हैं आपके पास। तो उन क्वेश्चंस को आप मार्क फॉर रिव्यू पर टिक कर दीजिए भैया। किस पर? मार्क फॉर रिव्यू पर टिक कर दीजिए। उन क्वेश्चन को क्या करना है? मार्क फॉर रिव्यू पर टिक कर देना है उन क्वेश्चंस को जिसमें आपको डाउट है दो ऑप्शन में, और बढ़ते बढ़ते चलना है, फर्स्ट राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके लिए यहां एग्जांपल रखा है, द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा आर। अब देखो, ये नॉर्मल वैल्यूज जो होती है वो अपन अच्छे से रटी हुई होती है, इनमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। हाँ, माइनर वेरिएशन हो सकता है, वो ऑप्शन से अपन को कंपेयर करके राइट आंसर चूज करना होता है। तो नॉर्मल प्लाज्मा लेवल अपन अच्छे से पढ़ा हुआ, माइंड में पढ़ते ही अपने आंसर आ गया। वो चारों ऑप्शन देखे अपन ने, क्वेश्चन लास्ट तक पढ़ा, देख के फटाफट अपन ने कर दिया कि सपोज करो 135 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर हो गया, राइट आंसर किया, क्लिक किया, आगे बढ़े। तो ये 100% क्वेश्चंस वाला है, जिसमें आपको 100% जो एश्योरिटी है, 100% आप उसमें कॉन्फिडेंशियल हो, और जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल है उनको मार्क फॉर रिव्यू करते हुए फर्स्ट राउंड में आगे बढ़ना है। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके सामने, यहां पर देखिए फोर्थ टिप्स की बात करने जा रहा हूं कि हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। फोर्थ टिप्स की बात कर रहा हूं यहां पर, है ना। तो फोर्थ पॉइंट का ए पॉइंट है, इन सेकेंड राउंड फॉलो द एलिमिनेशन मेथड एंड चूज द राइट आंसर बी कॉन्फिडेंटली। ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है सर? सर ये एलिमिनेशन मेथड तो मैंने कभी सुना ही नहीं नाम, बहुत सारे लोग बोलते भी रहते हैं लेकिन किसी ने समझाया नहीं कि एलिमिनेशन मेथड क्या है, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। भैया एलिमिनेशन मेथड वही है जो मैं पहले अभी आपको बता चुका, ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके आते हैं। सपोज करो आपकी प्रिपरेशन इतनी दमदार है कि आपने ए ऑप्शन को तो क्रॉस कर दिया कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो ही नहीं सकता, तो उसको ऊपर माइंड में थिंक कर लो कि ए है नहीं तो ए को उठा दो। बच्चे ऑप्शन आपके पास तीन ऑप्शन जब आप में कंफ्यूजन हो, तीन ऑप्शन में जब आप कंफ्यूजन हो, आपको वहां पर रिस्क कम लेना। सपोज करो पेपर करते करते आपके पास 100 में से 5 क्वेश्चन ऐसे निकल कर आते हैं, 5 MCQs ऐसे निकल कर आते हैं जिनमें आप तीन ऑप्शन में आप क्या है डाउटफुल है कि ये इसका राइट होगा या रॉन्ग होगा। एक 10 MCQs आपके सामने ऐसे निकल कर आते हैं जिनमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, एक 3 ऑप्शन में। तो 3 ऑप्शन में जहां डाउट है, यहां 5 ये क्वेश्चन, तो इनमें नेगेटिव ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे कंपेयर टू 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में है जो दो ही ऑप्शन में है वो आप डाउटफुल हो। तो जो 2 ऑप्शन में जहां पर आप डाउटफुल हो वहां पर आपको रिस्क लेना ही लेना है भैया, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आपका जो एग्जाम है उसमें आप ही के लिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हजारों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। आपके पास रिजर्वेशन अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है, ओबीसी से मान कर लो, और स्पेशली अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के, भैया आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। यूआर कैंडिडेट्स को तो इसमें तो इवन आपको तो इस थर्ड जब 3 ऑप्शन में आप डाउट हो तब भी आपको तो रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन SC ST EWS कैटेगरी जो 3 कैटेगरीज है, ओबीसी के लिए भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन SC ST OBC के कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, SC ST और EWS, तो वो लोग हैं जो यहां पर यहीं तक रिस्क लें। वो 10 MCQs जहां 2 ऑप्शन में आपको डाउट हो, तीन ऑप्शन में जहां आपको डाउट हो, वहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी रिजर्व्ड कैटेगरी जो SC ST EWS कैंडिडेट्स जहां आपको 3 ऑप्शन में डाउट हो, वहां पर उन क्वेश्चंस को आपको छूना भी नहीं है, क्योंकि आपका वैसे ही है जो कट ऑफ कम रहता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहां तक रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात यह भी आती है कि सर मुझे तो चारों में ही डाउट है कि चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई राइट हो सकता है, भैया उस क्वेश्चन को छोड़ दो, अदरवाइज आप गलत करोगे। ऐसे तुक्के नहीं लगते, मैं बता दूं आपको, अगर ऐसे करोगे तो फिर उसको गलत करके आओगे, है ना। अब यहां पर है, अब देखो यहां पर रखा है, देखो मैंने ऑप्शन रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अबंडेंटली टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए मोस्ट अबंडेंटली यानी सबसे ज्यादा ब्लड सेल्स कौन सी पाई जाती है। अब देखिए आप 4 ऑप्शन दिया, कंफ्यूज हो गए, नाम सेम है, लुकिंग लाइक सेम है, साउंड लाइक सेम है, यहां कंफ्यूजन हो जाओगे और इजी सवाल है फिर भी आप गलत करके आ जाओगे। लेकिन रिकॉल योर थ्योरी पोर्शन, आपने प्रिपरेशन की है तो इसको एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। यहां पर देखिए लिम्फोसाइट्स क्या हो गई आपकी WBC। तो WBC आपको पता है इन्फेक्शन में बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है 11,000 12,000 11,000 से ऊपर हो जाती है। तो ये तो 11-12,000 तक रहती है, मैक्सिमम संख्या कितनी होती है इसकी 11,000 तक।
ठीक है। अब की जो मोनोसाइट है ये भी आपकी WBC का एक तरह से पार्ट हो गया, तो ये तो इसी के अंडर हो जाएगी, इसकी तो संख्या होगी वो। थ्रोम्बोसाइट आपका जो प्लेटलेट्स हो गई कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। कितनी हो गई, 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक है। तो ये कितनी 11,000 4.5 लाख, और ये प्लेटलेट सबसे ज्यादा होती है, आप तो इसके ऊपर टिक कर दोगे, है ना। इसके ऊपर तीसरी होती है आपकी इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या हो गई आपकी, RBC, लेकिन ये होती है आपकी मिलियंस में, इनकी संख्या होती है मिलियंस में। तो सबसे ज्यादा क्या होगी सबसे ज्यादा RBC। तो राइट आंसर क्या करोगे आप, D। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है कि ये ऑप्शन तो नहीं है और ये ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे ही आप जो एग्जाम में है जो नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। अगला जो 4 पॉइंट का फोर्थ टिप्स का जो बी ऑप्शन है, बी जो पॉइंट है, देखिए, डोंट गिव मोर टाइम टू हार्ड क्वेश्चंस और लेफ्ट द न्यू क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होता है, जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगता है, उस क्वेश्चन पर आप इतने स्टक हो जाते हैं कि उसको जिस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, जो आप टाइम मैनेजमेंट करते हो उसके अकॉर्डिंग, जिस क्वेश्चन को, एवरी क्वेश्चन को आपके 1-1 मिनट आता है, एवरेज मान लेता हूं, पर क्वेश्चन को 1-1 मिनट मिलता है। लेकिन इससे हार्ड क्वेश्चन आते ही आप उस क्वेश्चन को, जो आपने ना तो पढ़ा, जो आपने ना कभी सॉल्व किया, जो ना कभी देखा, उस क्वेश्चन को आप 3-3, 4-4, 5-5 मिनट दे देते हो। 5 मिनट ऐसे क्वेश्चन को दे देते हो आप, 5 मिनट, जिसको आप जानते भी नहीं हो, और जिस क्वेश्चन को आप जानते हो जो बिल्कुल इजी है, जिसको आप फटाफट मार्क करके सॉल्व करते हुए जा रहे हो, जो आपके स्कोर को बूस्ट कर रहा है, उस बेचारे क्वेश्चन को आप सिर्फ 1 मिनट भी नहीं दे पाते हो, बरोबर। और वही भी गलत हो जाता है कभी कभार जल्दबाजी में, जो इजी वाला होता है, क्योंकि उसको आपने टाइम ही नहीं दिया। और जो हार्ड क्वेश्चन था उसको आपने 5-5 मिनट दे दिया, फिर भी नतीजा 0, सॉल्व नहीं हो पाया, फिर फटाफट आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ो। तो एक बात ध्यान रहे, जो आपको न्यू लुकिंग क्वेश्चंस लगे, जो आपने पहली बार देखा हो, जो आपने कभी सॉल्व नहीं किया हो, उस क्वेश्चन को भैया लेफ्ट कर दो, देखो मत उसकी तरफ, ना उसको मार्क फॉर रिव्यू करो। अगर आप उसको मार्क फॉर रिव्यू किया तो अगले सेकंड राउंड में वापस आएगा आपके सामने, आपके कम से कम ज्यादा नहीं तो 10-15-20 सेकंड वो ले जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कुछ भी मत करो, छोड़ दो। टॉप रैंक करने वाला भी, जो टॉप रैंक करता है, उसके भी 100 में से 100 मार्क्स नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई, 100 में से 100 कोई किसी के नहीं आते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो भी 10-15-20 क्वेश्चन को छोड़ता है, जो उसने नहीं देखे वही आपको करना है। मैं टॉप रैंक मल्टीपल एग्जाम सिलेक्टर आपको सजेस्ट करता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना, जो आपने देखा नहीं, सॉल्व नहीं किया, और उन क्वेश्चंस को लेफ्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में अगला लास्ट और 5th पॉइंट है, जो ESIC के पर्पज से आपको जान लेना बहुत जरूरी है, ऑफलाइन एग्जाम के पर्पज से आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बढ़ना है OMR सीट। OMR सीट जो मेरे हाथ में दिखाई दे रही है, यही आपको ESIC एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाली है। पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है, मैं इसकी गारंटी क्लेम नहीं करता कि आपको सेम पैटर्न में OMR सीट मिलेगी, पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन गोले सेम पैटर्न में रहने वाले हैं। अब देखिए, फिल द सर्कल विथ 10-10। देखो, मैं जो ऑफलाइन एग्जाम्स में दिए उसमें मैं क्या करता था, 10 क्वेश्चन को हल्का सा टिक करता, ऑफलाइन पेपर जो होता था अपना, उसको हल्का सा टिक करके 10-10 क्वेश्चन के सेट बना के 10 क्वेश्चन तक पहुंचता, फिर 10 क्वेश्चन को भरता था उसमें। ऐसे क्या होता था, अपना हर बार एवरी क्वेश्चन को अगर बढ़ने जाएंगे ना, तो अपना माइंड में चल रहा होगा क्या क्वेश्चन को अपन थिंक कर रहे होंगे, और उसका राइट आंसर भरते वक्त गलती कर सकते हैं। मेरा जस्ट मानना है ऐसा, आपको जैसे बेटर लगे वैसे आप कर सकते हैं। मैं क्या करता था, 10 क्वेश्चन को एक साथ सेट, 10-10 क्वेश्चन के सेट बना के उसके हिसाब से मैं गोले भरता था। 10 क्वेश्चन सोल्व किए, फिर 10 के गोले भरे, फिर आगे 10 क्वेश्चन सोल्व किए, फिर 10 के गोले भरे। लेकिन यहां ध्यान रहे, कहीं आपका टाइम ओवर होता जा रहा हो, आपने 10 क्वेश्चन रीड आउट कर लिया हो, और रीड करते करते टिक लगे हुए रह गए, और आपका टाइम ओवर हो गया हो, और एग्जामिनर आया और आपसे कॉपी छीन कर लेकर चला गया। तो ये भी ध्यान रहे, इस मेथड में एक ये इसका डिमेरिट होता है। तो आपको जैसा आपको बेटर लगे वैसा करना। बाकी मैंने तो ऐसा ही किया कि 10-10 क्वेश्चन के सेट बनाकर इनको फिल किया था। अब देखो मार्क कैसे करना है, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, देखो एक एग्जांपल लिया मैंने। इस तरह से आपको कंप्लीटली जो आपका सर्कल है वो फिल करना है, इस तरह से कंप्लीटली फिल करना है। यहां इस तरह से नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, और ना ही इस तरह से करना, ना ही इस तरह से करना। ठीक है, आपको इस तरह से मार्किंग मोर देन 1 सर्किल भी नहीं करना। तो ये पूरे मेथड है आपको
सर्कल फिल करने का, ये फॉलो नहीं करना बिल्कुल भी एग्जाम में ASIC में, अदरवाइज नेगेटिव में जा सकते हो भैया। नेगेटिव से कोई नहीं बचा पाएगा आपको, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होते हुए ही क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं, स्पेशली ओ मार्कशीट वाले। अब मैं आपको बता दूं और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि देखो आपका ASIC का ही नहीं, नोवर सेट भी आने वाला है 7, SGPGI का फॉर्म भरे जा रहे हैं, RRB आने वाला है, DSS भी आने वाला है। आपके पास कंप्लीटली और राइट डायरेक्शन में राइट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आपके सभी नर्सिंग ऑफिसर CHO एग्जाम्स के लिए मिशन आई पब्लिकेशन ये सभी बुक्स लॉन्च करता है, जो आप कॉम्बो वाइज ऑर्डर कर सकते हैं। नोवर सेट की बात कर लूं, नोवर सेट में थ्योरी, ये होगी आपकी थ्योरी, ये ओल्ड पेपर जिसमें नोवर सेट 5 प्रीलिम्स मेंस तक के ऐड हो चुके हैं, 135 सीधा पेपर है। ये नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए नोवर सेट बूस्टर मॉडल पेपर इसमें रिवाइज करने के लिए इमेज बेस। तो ये 5 बुक का कॉम्बो पैक, 5 बुक्स का कॉम्बो पैक है, वो नोट सेट के पर्पज से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी ये CHO और ये आपका NM वाली बुकलेट हो गई, जो बिहार NM या किसी भी स्टेट के NM एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशिएंट हो सकती है। आप अपने DSSP एग्जाम के लिए कॉम्बो सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो थ्योरी, MCQs और नॉन टेक, 3 बुक है जो आप है जो ऑर्डर कर सकते हैं आपके DSSP के एग्जाम के लिए। इसी तरह अगर आपको कोई समस्या हो कि सर मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही कौन से मेरे एग्जाम के लिए कौन सा कॉम्बो बेटर रहेगा, कौन कौन सी बुक से सही रहेगी, तो हम बैठे हैं ना, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज करिए 73 83 28 29 38 पर। कभी सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और यही है जो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के मेथड्स होते हैं साइंटिफिकली, जो टॉपर्स लोग अपनाते हैं। मैंने अपने एग्जाम में अपनाए हैं, तभी मेरे हर एग्जाम में टॉप रैंक के साथ ही सिलेक्शन होता था। सिलेक्शन ही नहीं होता था, टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन होता था। मैं इन्हीं मेथड्स को फॉलो करता था। फिर भी 2-3-4 क्वेश्चंस तो देखो गलत सभी के होते हैं, आप कितने ही 30 मार्क का हो, कितने ही टॉपर हो, हमारे भी गलत होते थे। टॉप रैंक करने वाले के भी 100 में से वो 70-80 तक राइट करके आता है, 70-80 में से उसके है जो 10-12 क्वेश्चन उसके भी गलत होते हैं। तो इतने गलत सबके ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग है, गलतियां होती है, लेकिन गलतियों से सीखना होता है, गलतियों से सीखना होता है। और घबराना और हारना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हारा वही है जो अंतिम समय तक लड़ा नहीं है। जहां पर अगर 1% भी अगर पॉसिबिलिटी हो जीतने की, आपने भारत पाकिस्तान का मैच देखा होगा अभी T20 का जो भी न्यूयॉर्क में हुआ, 1% प्रेडिक्शन था भारत का जीतने का, 1%, लेकिन पूरी टीम के प्रयास से, अच्छी बॉलिंग के और फील्डिंग के प्रयास से उस 1% को उन्होंने 100% में कन्वर्ट कर दिया। और कंप्लीट डेडिकेशन हो, डिसिप्लिन हो, अगर आप शिद्दत से उस तैयारी को करते हो, चाहे आप एग्जाम की करो या कुछ भी हो, तो उस 1% को 100% में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता मेरे दोस्त, ज्यादा समय नहीं लगता। जरूरत है डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन के साथ तैयारी करने की, डेडिकेशन के साथ में, 100% शिद्दत के साथ में। आज तक जिसने अपना 100% दिया, ऐसा मेरा कोई भी स्टूडेंट या मेरा ऐसा कोई फ्रेंड सर्किल में, मेरा क्लासमेट या कोई दोस्त ऐसा नहीं है जिसने 100% डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन की और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सबका सिलेक्शन हुआ है, भले ही समय लगा हो, ये 2-3 साल का ही समय होता है। इसलिए हार नहीं माननी है, इसलिए बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। तो मन से नहीं हारना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती रहेगी आपको एग्जाम्स की, स्पेशली 2024 में। तो प्रिपरेशन रेगुलर रखें और जुड़े रहें मिशन आई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में कुछ नया लेकर आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।